संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, है ना। इन सब पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश से लेकर के आगे कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं वैसा एक एक परमाणु पूरे पे फैल गया हो, ऐसा नहीं है। इनका अवगाह करने का तरीका अलग है। तो पुद्गलों का अवगाह कैसे होता है? जैसे मान लो एक परमाणु है, तो एक परमाणु का एक सिंगल स्पेस पॉइंट होएगा, तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो वो भी सिंगल पॉइंट के बराबर करेगा। इसीलिए परमाणु जितनी जगह घेरता है उसी को हम प्रदेश कहते हैं। तो एक परमाणु एक प्रदेश में रहेगा। अब मान लो दो परमाणु आए, तो दो परमाणु एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, दो परमाणु दो अलग अलग प्रदेशों में भी रह सकते हैं। अगर बद्ध होकर के रहेंगे तो एक प्रदेश में भी दो परमाणु समा जाएंगे, अलग अलग होकर के रहेंगे तो दो प्रदेशों में रह लेंगे। तीन परमाणु आए तो एक प्रदेश में भी तीन परमाणु रह लेंगे, दो में भी तीन रह लेंगे और तीन में भी तीन रह लेंगे। कैसे रह लेंगे? एक में तीनों रह सकते हैं क्योंकि एक परमाणु ही तीनों को अवगाहित कर लेगा। एक ही उसी सिंगल पॉइंट पर वो तीन परमाणु अवगाहित हो जाएंगे, उसका एरिया फैलेगा नहीं। वो परमाणु में वो अवगाहन शक्ति है जिसके कारण से एक ही परमाणु अनेक परमाणुओं को अवगाहित एक ही पॉइंट पे कर लेगा। तो ये एक प्रदेश में हो गया। दो प्रदेश में तीन परमाणु कैसे रहेंगे? डेढ़ इधर कर दें, डेढ़ उधर कर दें, हैं? परमाणु में डेढ़ होएगा क्या? परमाणु तो क्या है? वो तो उसका इनडिविजिबल पार्ट है वो तो। अब उसका हम कोई बाद में डिवाइडेशन नहीं कर सकते। तो एक परमाणु एक प्रदेश पर, दो परमाणु दूसरे प्रदेश पर, है ना। तो इस तरीके से दो प्रदेशों पर हो जाएंगे, या एक परमाणु पर दो प्रदेश, अगले वाले पर एक प्रदेश एक परमाणु, ये इस तरीके से हो गया। और तीन पे तो सिंगल सिंगल सिंगल, तीन परमाणुओं को तीन प्रदेश पर रख दो, सिंगल सिंगल हो गए। समझ आ रहा है? ऐसे करते करते आप संख्यात परमाणुओं का भी इसी तरीके से विभाजन करो। संख्यात परमाणु भी एक प्रदेश में समा सकते हैं, दो में भी समा सकते हैं, तीन में भी समा सकते हैं। जो आकाश के प्रदेश संख्यात हैं उनमें भी समा सकते हैं। इसी तरीके से असंख्यात के लिए है। एक प्रदेश में भी असंख्यात परमाणु समा सकते हैं, दो प्रदेश वाले स्थान में भी असंख्यात परमाणु समा सकते हैं, और संख्यात तक असंख्यात तक भी वो असंख्यात परमाणु समा सकते हैं। इसी तरीके से अनंत, क्योंकि परमाणुओं में संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों पना होते हैं। तो अनंत प्रदेश, अनंत परमाणु भी एक प्रदेश वाले परमाणु में समा सकते हैं, एक ही प्रदेश में। अनंत परमाणु दो प्रदेशों में भी समा सकते हैं, तीन में भी समा सकते हैं, और तीन से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत तक ले जाओगे तो सब में समा सकते हैं। समझ में आ रहा? ये परमाणुओं का रहने का ढंग है। और परमाणु इसीलिए पुद्गल के सबसे अविभाज्य कण कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं से स्कंध बनते हैं। और उन परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बन रहा है वो स्कंद लोकाकाश में ही रहता है,
और लोकाकाश के एक पॉइंट पर भी रह सकता है, दो प्रदेशों पर भी रह सकता है, संख्यात में भी रह सकता है, असंख्यात में भी, सभी प्रदेशों में रह सकता है। अब परमाणु तो अनंत है, लेकिन लोकाकाश के जो प्रदेश हैं वो तो असंख्यात हैं। तो अनंत परमाणु लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में कैसे आएंगे? तो वो भी परमाणु की अवगाहन शक्ति के कारण से आ जाएंगे, क्योंकि सभी परमाणु स्थूल नहीं होते हैं, परमाणु तो सूक्ष्म होते हैं, और सभी स्कंद भी स्थूल नहीं होते हैं, और सभी स्कंद एक जैसे भी नहीं होते हैं, स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, और सूक्ष्म परिणमन करने की शक्ति वाले भी होते हैं। एक बाल्टी पानी कहीं रखा हुआ है ना, अब उस एक बाल्टी पानी में आपने बहुत सारी आलपिन डाल दी, तो बाल्टी का पानी बाहर आ जाएगा क्या? है? नहीं आएगा। आपने उसमें मान लो 1 किलो नमक भी डाल दिया, वो भी उसमें घुल जाएगा, आखिर कहीं तो जा रहा है वो। इसी को बोलते हैं अवगाहन शक्ति। वो जल क्या कर रहा है? वो जल जो है उस नमक को अवगाहित कर ले रहा है। आपने देखा 1 किलो घुल गया, 1 किलो और डाल दिया, समझ आ रहा है? वो भी उसमें घुल गया। घुल गया का मतलब उसमें अवगाहित हो गया। तो इतना द्रव्य जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है उसमें अवगाहित होता चला जा रहा है। बहुत सारी उसमें आपने और भी चीजें डाल दी। अगर आप उसमें थोड़ा सा और भी, मान लो कोई रेत है, कोई पाउडर है, वो भी सब डाल दोगे तो भी उसका पानी बाहर नहीं आने का। रूह-अफ़ज़ा की 1 बोतल और डाल दोगे तो भी बाहर नहीं आने का। नहीं जानते? अब नहीं चलता क्या? चलता है? अच्छा। तो और उसमें आप कोई भी सेंट की 1 आध बोतल डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? सब एक बाल्टी पानी में सब समाहित हो जाएगा। तो ये क्या है? सब पुद्गल है ना। क्या हो गया? ये सब पुद्गल है ना, और ये सभी पुद्गल उस एक ही स्थान पर एक ही बाल्टी पानी में जैसे समाहित होते जा रहे हैं। तो क्यों होते जा रहे हैं? अपने अपनी उस अवगाहन शक्ति के कारण से। इसी कारण से लोकाकाश में स्पेस तो केवल असंख्यात प्रदेश वाला है, लेकिन उसमें इतने अनंत पुद्गल परमाणु उसमें रह जाते हैं, क्योंकि उन सबकी अवगाहन शक्ति भी अपनी अपनी अलग अलग है। और दूसरा, कुछ परमाणु स्कंद सूक्ष्म परिणमन करने वाले होते हैं, तो कुछ स्थूल रूप से परिणमन करने वाले होते हैं। तो सभी पृथ्वी की तरह ही कठोर या स्थान घेरने वाले नहीं है। आकाश है, हवा, आकाश में हवा है, पानी है, ये सब जो है इसी तरीके से रह जाते हैं, और किसी के लिए कोई भी उसमें बाधा नहीं आती है। ये किसके कारण से? ये खुद पुद्गलों की भी अपनी जो अवगाहन शक्ति उसके कारण से, परमाणुओं की अवगाहन शक्ति के कारण से। तो आकाश में तो अवगाहन शक्ति इन सबको अवगाहित करने की है ही, लेकिन पुद्गल भी पुद्गल को अवगाहित कर लेता है, ये उसकी अपनी अवगाहन शक्ति है। इसलिए कह रहा था अन्य द्रव्यों में भी यह अवगाहन शक्ति पाई जाती है, ये अवगाहन गुण पाया जाता है। तो इस तरह से यह एक प्रदेश को मुख्य बना करके हम उसे संख्यात असंख्यात प्रदेशों तक भी उन पुद्गलों का विभाजन करते हुए अनंत पुद्गलों को ले जा सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं, यह इस सूत्र के माध्यम से बताया गया। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जैसे रह रहा है वैसे पुद्गल नहीं रह रहे हैं। ये अब आपको अच्छे ढंग से ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। आगे का एक सूत्र है, पुद्गलों का समझ लिया, अब जीवों का और समझते हैं। जीव कैसे रहता है? असंख्य भागादिषु जीवानाम। अब देखो यहां क्या कहते हैं? जीवानाम। पूरे पिछले वाले सूत्र से लगाओ, लोकाकाशे जीवानाम असंख्य भागादिषु अवगाह, ऐसा बनेगा, है ना। जीवों का अवगाह लोकाकाश में असंख्य भाग को आदि करके प्रारंभ करना और फिर उसको बढ़ाते जाना। मतलब क्या करो? आप ये करो कि इस पूरे लोकाकाश के असंख्यात भाग बनाओ पहले। जैसे आपको सिखाया था ना, जम्बू द्वीप के 190 पोर्शन बनाओ,
तो उसमें एक पोर्शन जो बना वो बन गया भरत क्षेत्र, 190वां भाग पूरे जम्बूद्वीप का। उसी तरीके से पूरा जो लोकाकाश है कितना बड़ा है, 343 घन राजू प्रमाण। समझ आ रहा है? 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू अंदर मोटा है, उत्तर दक्षिण फैला हुआ, और नीचे जो है पूरा पश्चिम तो 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, ऐसे अलग अलग डायमेंशन को लिए हुए है। तो ये पूरा हो गया ना, उसकी पूरी हाइट, अंदर उसकी 3 डायमेंशन जो उसकी डेप्थ देखोगे वो, और सामने जो आपको जो उसकी आकृति दिखाई दे रही है वो, इन सबको आप मिला करके जब इसका अलग अलग मतलब इसका पोर्शन करके भी आप इसका क्यूब निकालोगे तो वो निकलता है 343 घन राजू। ये उसकी माप आती है। तो इतने उस लोक के आप असंख्यात उसके भाग करो, और उस असंख्यात भाग में से एक भाग ले लो। कोई भी जीव रहेगा तो एक भाग में रहना अवश्य शुरू करेगा, माने असंख्यातवें भाग से कम में एक जीव नहीं रह सकता। एक जीव लोकाकाश का कितना पोर्शन घेरेगा? कोई भी जीव हो, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समझ आ रहा है? चाहे डायनासोर हो चाहे हाथी हो, और या चींटी हो या बिल्कुल मच्छर वाला छोटा सा भी कोई कीड़ा हो, हर छोटे से छोटा जीव लोकाकाश के असंख्यातवें भाग को घेर रहा है। ये मान के चलो आप। अब आप समझ लो कि असंख्यातवां भाग भी कितना बड़ा होता है। कितने छोटे छोटे आपने जीव देखे हैं? अब आप सोचो कहां देखें, कौन से सबसे छोटे से छोटे जीव कहां मिले आपको? या तो कहीं किसी अनाज वगैरह में कहीं घुन के रूप में मिलेंगे, या फिर जो है कहीं आप किताबों में कागजों में कहीं बहुत बारीक जीव को घूमता हुआ देखोगे। उससे ज्यादा तो आपकी आंखों में कोई आएगा ही नहीं। वो भी जो है लोकाकाश का असंख्यातवां भाग घेर रहा है स्थान। मतलब जैसे परमाणु एक प्रदेश मात्र घेर करके रह जाता है, वैसे ये जीव एक प्रदेश में नहीं रह सकता। 2, 4, 8, 8 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ संख्यात इन प्रदेशों में नहीं रह सकता। उसे संख्यात से भी ऊपर असंख्यात प्रदेश बराबर स्थान चाहिए, उसमें वह जीव रहता है। ये गणित है, समझ आ रहा है? अब उसी को प्रारंभ करके, आदि माने मुख्य उसको मान करके, वहीं से जो है शुरुआत करके अब आप उसके लिए उसकी पोर्शन बढ़ाते जाओ। तो जैसे जैसे जीव की अवगाहना बढ़ेगी, उसके असंख्यातवें भाग और बढ़ने लग जाएंगे। माने 2 असंख्यातवें भाग, 3 असंख्यातवें भाग, 4 असंख्यातवें भाग को कवर करके एक जीव ने अपना शरीर बनाया। और जो बड़े बड़े हैं, हम और आप जैसे, ये तो न जाने कितने असंख्यात वे भाग के भी असंख्यात भाग को घेर रहे हैं। ये मतलब असंख्यात असंख्यात वे भाग को घेरने वाले हैं हम और आप लोग जी, लोकाकाश का। समझ आ रहा है? क्योंकि जब एक छोटे से छोटा, अब समझो जो तो आपको दिखाई दे रहा है उसका उदाहरण दे दिया। अगर शास्त्र की दृष्टि से देखो तो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है जो सबसे छोटी अवगाहना वाला होता है, और उसकी अवगाहना तो आपके कभी ज्ञान में आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो देखने में ही नहीं आता, इतना सूक्ष्म होता है। और वो लोकाकाश का असंख्यात्म भाग घेरता है। वहां से शुरू करो आप और ले जाओ। कितना अधिक से अधिक अवगाहना कितनी हो सकती है? 525 धनुष की, मनुष्य की। और किसी की कहां होती इतनी? देवों की तो इतनी होती नहीं, नारकी की भी 500 से ज्यादा होती नहीं, और क्या बचा, तिर्यंचों की भी नहीं होती, है ना? अब अगर इससे ज्यादा अगर देखोगे अवगाहना तो कहां मिलेगी आपको? भोग भूमि के मनुष्य की मिलेगी। तो वो भी ले लो, वो भी लोकाकाश की अवगाहना उसी में आ जाएगी। वो भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में ही उसकी अवगाहना आ जाएगी।
तो इस तरह की अवगाहना हर जीव की जो है वो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में ही है। और कोई भी जीव है तो वह एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 10 प्रदेश में नहीं ठहर पाता, उसे असंख्यात्मा भाग चाहिए ही है। ये जीव का स्वभाव है। परमाणु का स्वभाव अलग, जीव के रहने का प्रदेशों का स्वभाव अलग, और धर्म अधर्म द्रव्य जो थे उनके अपने प्रदेशों के फैलाव और रहने का स्वभाव अलग। इतना जो क्लियर आपको हो रहा है, ये समझ लो कि बस आप ही अब सर्वज्ञ बन गए हो, जो आपको सब दिखने लग गया है। और क्या दिखेगा आप? हाँ, इस तरीके से अगर आप हमेशा इस सूत्रों का अर्थ समझते रहोगे तो आपको जीव जो वास्तव में हम कहते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, दिखने में आएगा। उसके भी आत्म प्रदेश आपके लिए महसूस होंगे कि यह जीव के आत्म प्रदेश हैं और यह जीव की सत्ता है। ठीक है ना? इस तरह से यह प्रदेशों का विभाजन करके यहाँ पर इन द्रव्यों का स्वरूप बताया गया, और इन प्रदेशों के माध्यम से इन द्रव्यों का अवगाहन कैसे होता है लोकाकाश में, यह आपको यहाँ बता दिया गया। लगभग यह एक जो टॉपिक है वो इतना ही यहाँ पर पूरा हो जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 12 में हमने जाना था कि आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाह देता है, मगर सभी द्रव्यों का अवगाह अलग अलग तरह से होता है। जैसे सूत्र 13 में हमने देखा कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल के समान कृत्स्न है, अर्थात पूर्ण व्याप्त है। सूत्र 14 में हमने देखा था कि पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेशी से लेकर संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। एक पुद्गल परमाणु सिंगल पॉइंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए ये एक प्रदेश में रहेगा। 2 परमाणु अलग अलग होकर 2 प्रदेशों में रहेंगे, मगर बद्ध होकर एक प्रदेश में भी समा जाएंगे। 3 परमाणु 1, 2 या 3 प्रदेशों में आ सकते हैं। 3 परमाणु 2 प्रदेशों में 1.5 करके नहीं आएंगे, वो एक प्रदेश पर 1 और एक प्रदेश पर 2 ही आएंगे, क्योंकि परमाणु पुद्गल का सबसे अविभाज्य कण होता है और इन्हीं से स्कंद बनते हैं। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणु भी 1, 2, 3 आदि संख्यात या असंख्यात प्रदेशों में समा सकते हैं। हमने जाना कि ऐसा पुद्गल की अवगाहन शक्ति के कारण होता है। आकाश तो सबको अवगाहित करता ही है, पुद्गल भी पुद्गल को अवगाहित कर लेता है। इसको हम अगर उदाहरण से समझे तो 1 बाल्टी पानी में हम नमक, पाउडर, सेंट आदि डाल दें तो उसका पानी बाहर नहीं आता। ये सब चीजें उस 1 बाल्टी पानी में ही समाहित हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इसी को अवगाहन शक्ति कहते हैं। हमने जाना कि परमाणु सूक्ष्म होते हैं, मगर कुछ स्कंद स्थूल और कुछ सूक्ष्म परिणमन करने की शक्ति वाले भी होते हैं। यूं तो लोकाकाश में केवल असंख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अनंत पुद्गल परमाणु रह जाते हैं। ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला पुद्गल की अवगाहन शक्ति है और दूसरा कारण कुछ स्कंदों का सूक्ष्म परिणमन है। वे पृथ्वी की तरह कठोर या स्थान घेरने वाले नहीं होते। जैसे आकाश में पानी और हवा बिना बाधा के रहते हैं। सूत्र 15 को सूत्र 12 से जोड़कर हमने जीव के अवगाह को समझा। लोकाकाशे जीवानाम असंख्ये भागादिषु अवगाह, अर्थात जीवों का अवगाह लोकाकाश में उसके असंख्य भाग से प्रारंभ होकर बढ़ते जाता है। इसके लिए हम 343 खंडराजु प्रमाण लोकाकाश के असंख्य भाग बनाएंगे। जैसे हमने जम्बू द्वीप के 190 पोर्शन किए थे और उसमें एक पोर्शन भरत क्षेत्र था। कोई भी जीव रहेगा तो वह इन असंख्यात भागों में से कम एक भाग में रहेगा। मतलब असंख्यातवें भाग से कम में एक जीव नहीं रह सकता। जैसे परमाणु एक प्रदेश में रह जाता है, वैसे जीव एक प्रदेश में नहीं रह सकता।
इसे संख्यात से भी ऊपर असंख्यात प्रदेश बराबर स्थान चाहिए। यह जीव का स्वभाव है। कोई भी जीव मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, डायनासोर, हाथी, चींटी या छोटा सा कीड़ा भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग को घेर रहा है। शास्त्र की दृष्टि से सबसे छोटी अवगाहना वाला सूक्ष्म निगोदिया जीव भी लोकाकाश का असंख्यातवां भाग घेरता है। जैसे जैसे जीव की अवगाहना बढ़ेगी, उसके असंख्यातवें भाग और बढ़ने लग जाएंगे। देवों, नारकियों, तिर्यंचों, मनुष्यों में अधिकतम अवगाहना मनुष्य की ही होती है। वो भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में ही आ जाता है। इस प्रकार हमने पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म के प्रदेशों के फैलाव और रहने के स्वभाव को जाना। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निगोदिया जीव लोकाकाश का कितना भाग घेरेगा? 1 प्रदेश, 10 प्रदेश, 2 लाख प्रदेश, असंख्यातवां भाग। अध्याय 5 की कक्षा 17 के आज के सवाल का सही उत्तर है आधेय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।